मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, अंधेरे में रोशनी वही करते हैं जो मेहनत की अग्नि में जलते हैं। तो एक दिन आप इसी तरह से मेहनत करते रहे तो निश्चित ही अपने जीवन में और अपने परिवारजनों के जीवन में निश्चित ही आप एक प्रकाश बनकर उभरेंगे। तो चलिए हम लोग इसी एनर्जी के साथ अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, हम लोग आज टेस्ट सीरीज नंबर 3 का टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टेस्ट को देखते हैं और नियमित रूप से आप मित्रों इसको टेस्ट को करते रहिए। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो एक दिन निश्चित ही आपके पास क्वेश्चन का काफ़ी संग्रह हो जाएगा। और आप काफ़ी पहले से पढ़े हुए हैं तो आपका ये रिवाइज हो जाएगा। आपको लगेगा कुछ ना कुछ जरूर आपको फायदा हो रहा है। और मित्रों, ये ऐसी टेस्ट सीरीज डिजाइन किया गया हम लोगों के द्वारा कि आप इसको कोई एक्स्ट्रा काम करते हो, जैसे आप खाना बना रहे हैं या आप मस्ती कर रहे हैं, तब भी उस बीच में थोड़ा टाइम निकाल करके आप क्वेश्चन को देख सकते हैं और आपको इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते रह जाएंगे कि हम जब शुरू करेंगे तो पूरा 200 ही क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो निश्चित ही आप इकट्ठे के चक्कर में आप अपना नुकसान करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को इसी प्रकार की छोटी मोटी टेस्ट सीरीज भी साथ में करते रहना है। चलिए हम लोग अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं मित्रों। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ऑप्शन ए बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। तो इसमें हम जो लोगों को जैसा पता है मित्रों, काफ़ी रिवाइज क्वेश्चन भी है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो डॉक्टर बी राव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो हम लोग को ध्यान देना सेकंड में, किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और अब इसी समय हम लोग को ये भी ध्यान देना है मित्रों, जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन था ये 1930 में शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? 1930 में। और जो सेकंड वाला था ये आपका 1931 में शुरू हुआ था। और जो आपका थर्ड था, क्या था थर्ड वाला तीसरा, ये 1932 में शुरू हुआ था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों कि सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई क्या बोलते हैं? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? ऑप्शन ए एक मूल अधिकार है, ऑप्शन बी एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी ना तो ए ना तो बी। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। जो हमारा सूचना का अधिकार है वो एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार है। तो हम लोगों को ध्यान देना है मित्रों, जब ये बनाया गया आरटीआई 2005 के अकॉर्डिंग, कितने? 2005 के अकॉर्डिंग ये क्या है? ये एक विधिक अधिकार है। क्या है? एक विधिक अधिकार है। इसमें यह है कि प्रत्येक नागरिक सूचना मांग सकता है और न मिलने पर उसके लिए अपील भी कर सकता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? आरटीआई 2005 के अकॉर्डिंग क्या है? एक विधिक अधिकार है। 2005 के अकॉर्डिंग एक विधिक अधिकार है। और मूल अधिकार, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये अनुच्छेद कितना, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है? ये एक मूल अधिकार है, क्योंकि ये अनुच्छेद मतलब आर्टिकल के अंतर्गत आपके आता है 19(1) का, 19(1) का के अंतर्गत आपका आता है। तो इसके अंतर्गत क्या है? एक मूल अधिकार है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इस प्रकार से सूचना का अधिकार हमारा आरटीआई 2005 के अकॉर्डिंग एक विधिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 19(1) का ये मतलब अंतर्गत आता है, इसलिए एक मूल अधिकार भी है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। काफ़ी क्वेश्चन आया है मित्रों, कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोगों को ध्यान देना है कि कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ, मतलब कह रहे हैं मतलब भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, ये हम लोगों का मतलब है। तो जैसे ऑप्शन ए बंगलोर में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो सिलिकॉन वैली भारत में कहाँ स्थित है? तो ये बंगलोर में है। क्या है? आईटी हब होने के कारण कहाँ है? बंगलोर में है। हम लोगों को ध्यान देना है। अमेरिका में वैसे सिलिकॉन वैली, लेकिन उसी के नाम पर भारत में भी कहा जाता है मित्रों कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो हम लोग को ध्यान देना है बंगलुरु में है। किसके कारण? आईटी हब होने के कारण। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की थी? क्या है? नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की थी? तो ऑप्शन ए आर्यन, ऑप्शन बी जेमिनी, ऑप्शन सी सोफिया और ऑप्शन डी मार्क्यूरी। तो हम लोगों को ध्यान देना है, ये नासा का यान था सोफिया। क्या था? सोफिया था अंतरिक्ष यान।
जिसने नासो कहने का मतलब है कि चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की थी। कब? 2020 में, अक्टूबर 2020 में मित्रों इसने जल होने की पुष्टि की। कहाँ पर? चूंकि हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर अनेक प्रकार के क्रेटर हैं। क्या है? बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। उसी में से आपका एक क्रेटर है क्लेबियस। क्या नाम है? क्लेबियस है। क्या है? क्लेबियस है। उसी में जल के अणु पाए गए थे, मतलब H2O के अणु पाए गए थे। उसी के आधार पर इन्होंने जल होने की पुष्टि की। तो किस यान ने? सोफिया ने। कब? 2020 में। और किस में? एक क्रेटर में जिसका नाम है क्लेबियस। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? तो कौन सा नगर भारत में वृक्षारोपण में मतलब विशिष्टता रखता है मित्रों, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए विजयवाड़ा, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी शिलोंग और ऑप्शन डी वालपराई। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि इसमें हमारा विशिष्टता जो वृक्ष के मामले में, वृक्षारोपण के मामले में रखता है वालपराई। कहाँ है? ये चेन्नई का, मतलब तमिलनाडु का एक शहर है। क्या है? तमिलनाडु का हम लोगों को ध्यान देना है। वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है वालपराई। क्या है? वालपराई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को ध्यान देना है कि भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था। मतलब जब योजना आयोग गठित किया गया था तो इसका सृजन कैसे किया गया था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ऑप्शन ए संविधान के अंतर्गत, या ऑप्शन बी संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, और ऑप्शन डी लोकसभा में एक प्रस्ताव द्वारा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आता है कि ये किस प्रकार का है, संवैधानिक है, विधिक है, तो हमें क्या है कि इसका जो गठन किया गया था कि मंत्रिपरिषद के एक प्रस्ताव द्वारा गठित किया गया था। इसमें कोई कानून वगैरह नहीं बनाया गया था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इसका गठन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15 मार्च को, कब? 15 मार्च 1950 को ही गठित किया गया था। और अब प्रेजेंट सरकार ने इसको 2015 में बदल दिया है, मतलब इसको खत्म करके इसके स्थान पर नीति आयोग चालू कर दिया। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मित्रों कि उरुग्वे दौर। क्या है? उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग उलझ जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी गेट, और ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि उरुग्वे दौर जो है वो आपके गेट से संबंधित है। जैसा कि मित्रों हम लोग जानते हैं कि गेट आपका होता है, गेट ये व्यापार के लिए एक संस्था थी जिसका नाम होता है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। क्या होता है? जर्नल एग्रीमेंट एंड ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, सॉरी ट्रेड एंड टैरिफ होता है। ये व्यापार के लिए यूज किया जाता था। अब इसी का विश्व व्यापार में बदल दिया गया मित्रों, हम लोग जानते हैं जैसा कि। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि ये जो इसके 8वें दौर की मीटिंग हो रही थी, 8वें दौर की मीटिंग कहाँ हो रही थी? उरुग्वे में हो रही थी। कहाँ पर? उरुग्वे में हो रही थी। और इसमें ये अपने जितने भी दौर की 7वें दौर तक जितने भी मीटिंग इसकी हुई थी उसमें सबसे अधिक विवादास्पद था। क्या था? विवादास्पद था। इसी के कारण ये काफ़ी चर्चा में है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि उरुग्वे दौर, इसी से पूछा जाता है उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? तो उरुग्वे दौर गेट से संबंधित है। और ये कब मीटिंग इसके 8वें दौर की हुई थी? तो हम लोगों को ध्यान देना है 1986 में हुई थी। ये भी हम लोगों को याद रखना है। वैसे सन इतना पूछा नहीं जाएगा, बस यही आपको याद रखना है कि उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? गेट से संबंधित है। हम लोग को ध्यान देना है। इसका फुल फॉर्म होता है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का कि भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन, क्या है? महाविभाजन का वर्ष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं महाविभाजन का वर्ष क्या है? 1921 है। क्या है? 1921 से काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है मित्रों, कई बार पूछा जाता है कि भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन है? तो 1921 है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग, बहुत फेमस उत्तर प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश विशेषांक का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं तो हम लोगों को ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग किसके लिए, मतलब सुरमा उद्योग
के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मुरादाबाद और ऑप्शन डी प्रयागराज। तो सुरमा उद्योग किसके लिए फेमस है? बरेली का। कहाँ का? बरेली का हम लोगों को फेमस है। पता है मित्रों कि उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? बरेली प्रसिद्ध है। और बरेली एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, बांस के लिए। किसके लिए? बांस के लिए। इसको बांस बरेली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांस बरेली। तो हम लोगों को ध्यान देना है, बांस बरेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एंड जीएस का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। जैसा कि इसमें हम लोग जानते हैं कि सामान्य गणित और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो इसको शामिल किया गया है। यदि दो संख्याओं का योग 10 है, क्या है? दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनके वर्गों का योग 52 है, तो दोनों संख्याएं कौन सी होंगी? ये जैसा कि मित्रों पूछ रहा है कि दो संख्याओं का योग 10 है, तो इसमें तो ऑप्शन में चूंकि सब दिया हुआ है 10 जोड़ने पर आ रहा है। अब इसमें कह रहा है उनके वर्गों का योग 52 है, तो इसको हम लोग दो प्रकार से मित्रों लगा सकते हैं। एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं और एक हम लोग एक्स वाई करके लगा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम एक्स वाई के हिसाब से लगाते हैं कि दोनों वर्गों का, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जैसा कि मान लीजिए एक्स प्लस वाई कर सकते हैं, दो संख्याओं का योग 10 है और उसका उनके वर्गों का योग, तो जैसा कि हम जानते हैं एक्स प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 52। तो इसको समीकरण में लगाएंगे लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं मित्रों कि उनके वर्गों क्या कहें। दो संख्याओं का, मान लीजिए कोई संख्या है, उनका योग 10 है, तो इसका योग दोनों का 10 है। उसके मैं कह रहा हूँ उनके वर्गों का योग 52 है, तो जैसे इसको 7 7 49 ऐसे ज़्यादा हो जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो 9 9 81 वैसे भी 52 से ज़्यादा हो जाएगा। 8 9 64 ज़्यादा हो जाएगा। बचा ऑप्शन ये, यही सही हो जाएगा। और इसको हम लोग वैसे भी देख सकते हैं कि आपका हो जाएगा 4 चौक 16, इनके वर्ग 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 6 का वर्ग हो जाएगा आपका 6 छवक 36। तो 6 6 12, 3 1 4 और 1 5 52 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। तो चलिए हमारा ये जीएस का 10 क्वेश्चन थे मित्रों, इसको हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग हिंदी पर आ जाते हैं। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर में सभी लोगों को पता है कि हिंदी ही ज़्यादातर आपके नंबर को काफ़ी बढ़ाती है और सिलेक्शन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसको सिलेबस को भी हम लोगों को देखना है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को, अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में सृजन क्या है? सृजन, सृजन का विलोम है। सृजन का विलोम है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो सृजन का विलोम क्या है? विलोम, जैसा कि हम लोगों को पता, सृजन का विलोम है ऑप्शन ए संहार, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी प्रकृत और ऑप्शन डी बनावट। तो सृजन का मतलब एक हिसाब से निर्माण होता है। क्या मतलब होता है? निर्माण होता है। तो सृजन का विलोम हो जाएगा संहार। क्या है? संहार मतलब विनाश। क्या होता है? विनाश। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। क्या है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्य था। क्या था? अहिल्य था। ऑप्शन बी है राजीव निरपराधी है और ऑप्शन सी है अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए और ऑप्शन डी है अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो इसमें पूछ रहा हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि अग्नि प्रज्वलित हो रही है। क्या हो रही है? प्रज्वलित। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें अहिल्या गलत लिखा हुआ है, इसका अहल्या होता है। क्या होता है? अहल्या होता है। मान लीजिए मात्रा भी होता तब भी अहिल्य नहीं होता, अहल्या होता है। और निरपराधी नहीं होता, निरपराध। क्या होता है? निरपराध होता है। और रावण संवाद इसमें गलत लिखा हुआ, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इसमें संवाद ऐसे लिखा जाता है। कैसे? संवाद लिखा जाता है। तो हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं मित्रों। तो कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? मतलब कौन सा ये शब्द यूज किया जाता है हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए? तो हवन सामग्री की वन काष्ठ की शुष्क काष्ठ की समिधा। क्या है? समिधा। तो जैसा कि हम लोगों को पता है हवन में जलने वाली लकड़ी को हम लोग समिधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समिधा। ये काफ़ी क्वेश्चन आता है कि हवन में जलने वाली लकड़ी का क्या है नाम? समिधा बोला जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ये तो अगर थोड़ा थोड़ा आप करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको काफ़ी लाभ देगा। कि हुलास क्या है? हुल्लास शब्द का तत्सम है, तत्सम रूप है। जैसे कि हुल्लास शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए हिलास है, ऑप्शन बी हास्य है और ऑप्शन सी विलास है और ऑप्शन डी उल्लास है। तो हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है? तत्सम रूप, इसको कहते हैं उल्लास। क्या है? उल्लास है। ये हम लोगों को ध्यान देना है
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मीमांसा, मीमांसा का सही पर्यायवाची है, ऐसे पूछ लेगा, लोग सोचेंगे जो नए नए पढ़ रहे हैं कि कहीं देखा ही नहीं है। मीमांसा का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए स्वरूप, ऑप्शन बी सुविज्ञता, सुविज्ञता, और ऑप्शन सी समालोचना या समालोचन, और ऑप्शन डी निष्क्रिय। क्या है? निष्क्रिय। तो इसमें मतलब मीमांसा का मतलब होता है समालोचना या आलोचना। क्या हो जाएगा इसका? समालोचन। इसके अन्य पर्यायवाची जैसे आलोचना है, क्या है? आलोचना है। उसके बाद में विश्लेषण है, उसके बाद में निरीक्षण है। तो कहने का मतलब ये मीमांसा के पर्यायवाची हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम मित्रों। तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, वह अच्छी लड़कियां हैं, वह अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेष। क्या है? विकारी विशेषण पूछ रहा है, विकारी, विकारी विशेषण पूछ रहा है। ऑप्शन ए अच्छी है कि ऑप्शन बी लड़कियां हैं कि ऑप्शन सी वे हैं कि ऑप्शन डी हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें विकारी विशेषण क्या है? विकारी विशेषण क्या है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए अच्छी। क्या है? ऑप्शन ए अच्छी। अब हम लोगों को ध्यान देना है कि जो विकारी विशेषण होते हैं वह कौन होते हैं? तो वह विशेषण होते हैं जो लिंग, क्या है? लिंग हैं, वचन हैं और कारक हैं। लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसे विशेषण को क्या कहते हैं? विकारी विशेषण कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। वह विशेषण जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, उस विशेषण को विकारी विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन मित्रों हो गया। ये 16 क्वेश्चन थे। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप नित्य प्रतिदिन 16 क्वेश्चन अगर आप कंटिन्यूटी से 16 क्वेश्चन तैयार करते रहेंगे मित्रों, हमारा काफ़ी क्वेश्चन हो जाएगा। और ये आपको हमने बताया है कि एक्स्ट्रा टाइम में भी आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत टाइम नहीं देना है कि आप इसी के लिए स्पेशल टाइम दीजिए। आप कोई काम करते हुए भी इतने क्वेश्चन को बीच में टाइम निकाल करके कर सकते हैं। खाना बनाते समय, कुछ भी करते समय आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज को यहीं पर स्टॉप करते हैं मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए ताकि आप लोग निश्चित ही इसमें सिलेक्शन पा सकें मित्रों। जय हिंद, जय भारत।